हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज ट्रेजर हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल ही रही होगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि हम पीटी 365 को कवर कर रहे थे और अभी जो लेटेस्ट पीटी 365 है जिसको हम कवर कर रहे थे वो है हमारी इकोनॉमी की, जिसके हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट किया है। आज हम करेंगे पार्ट 4 को। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें देखने हैं पेमेंट सिस्टम्स को और फाइनेंशियल मार्केट्स को। भाई जो पेमेंट सिस्टम है उससे रिलेटेड 365 दिनों में क्या क्या हुआ है और हमारे जो फाइनेंशियल मार्केट है, मनी मार्केट में क्या हुआ, कैपिटल मार्केट में क्या हुआ है, इन सब से रिलेटेड आज हम पढ़ने वाले हैं क्या क्या न्यूज़ हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं पेमेंट सिस्टम्स को। पेमेंट सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखेंगे इंडियन पेमेंट सिस्टम को। भाई इंडिया में जो पेमेंट सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है, इंडिया में किस तरीके से पेमेंट होता है, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई न्यूज़ है तो हाँ भाई न्यूज़ है, चलो देख लेते हैं कि इंडिया के पेमेंट सिस्टम में क्या ऐसी न्यूज़ हो गई, कौन सी खबर आ गई, चलो देखते हैं। तो भाई न्यूज़ में क्यों है, सबसे पहली बात तो यही देखना है कि आखिर न्यूज़ में ये क्यों है। तो न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि आरबीआई ने क्या किया है, अभी एक नया पेमेंट विजन 2025 जो है वो लॉन्च कर दिया है। आरबीआई ने क्या किया है, एक पेमेंट विजन को लॉन्च किया है जो कि आपका 2025 तक, दिसंबर 2025 तक का कैसे हमारा पेमेंट होगा, पेमेंट कैसे कौन कौन से सिस्टम्स उसमें होंगे, कौन कौन से हम नए नए रूल्स रेगुलेशंस का यूज़ करने वाले, कौन सी मशीनरी का यूज़ करने वाले, सब कुछ मतलब पेमेंट से रिलेटेड हर एक जो न्यूज़ होगी उसको पेमेंट विजन 2025 में इंक्लूड किया गया है, जो कि 2025 तक ये लागू रहेगा। ठीक है, चलो अब ये तो न्यूज़ की बात होगी कि हाँ भाई न्यूज़ में क्यों है और क्या न्यूज़ है। लेकिन बात ये की जाए कि इंडिया का पेमेंट सिस्टम क्या है, ठीक है, इंडिया में पेमेंट सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो अगर हम बात करें तो जो पेमेंट सिस्टम है इंडिया में, इसको रेगुलेट कौन करता है, सुपरवाइज कौन करता है, भाई हमारे दादाजी कौन, आपको तो पता ही है दादाजी कौन है, आरबीआई। तो आरबीआई क्या करता है भाई, आरबीआई जो है सारी चीज़ों को मेंटेन करता है, सारी चीज़, जैसे बैंक है, भाई पैसे से रिलेटेड कोई भी बात होती है तो हम किसका नाम लेते हैं, आरबीआई का नाम लेते हैं, ठीक है। तो पैसों से रिलेटेड अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि अगर हमारा पेमेंट में भी तो पैसे ही इन्वॉल्व हैं, राइट। तो यहाँ पर कौन उसको रेगुलेट करेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, हमारे दादाजी जो हैं आरबीआई। और वो किस एक्ट के अंडर करते हैं, भाई आरबीआई को भी कोई ना कोई पावर तो मिलनी चाहिए, तभी तो वो बोल सकता है ना कि हमें इस हैसियत से ये काम हम कर रहे हैं, राइट। तो वो किस हैसियत से कर रहा है, तो आरबीआई जो है ना इसको ये पावर दी है कि आपके पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में क्या हुआ है कि ये जो आपका एक्ट आया है ना, इसने बोला कि जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी पेमेंट है, पेमेंट जो भी आपका रेगुलेट किया जाएगा, सुपरवाइज किया जाएगा, कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ठीक है, चलो ये भी मान लिया कि आरबीआई जो है वो पेमेंट को रेगुलेट और सुपरवाइज करता है, बहुत ही सही चीज़ है। चलो और बात की जाए, हाँ जी की जाए। अब बात ये है कि जो पेमेंट सिस्टम है इसके लिए भाई कभी हम देख रहे हैं एक्ट आ रहा है, कभी हम देख रहे हैं कि पूरा एक डॉक्यूमेंट आ जा रहा है, कभी हम देख रहे हैं पेमेंट विजन 2025 आया है। भाई क्यों आया है, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं किसी पेमेंट सिस्टम के लिए, हम क्यों कर रहे हैं, भाई लोगों को पेमेंट करना है, जिसको पैसा चाहिए उसको देना है तो वो ले लेगा, जिसको देना है वो देगा, जिसको लेना है वो लेगा, बात खत्म हो जाती। आखिर एक सिस्टम क्यों बनाया गया है, पूरा पेमेंट सिस्टम बना दिया भाई, क्यों, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल इंक्लूजन, तीनों ही काफ़ी भारी भरकम से जो ये नाम आपको दिख रहे हैं, इनके लिए ज़रूरत क्या है, पेमेंट सिस्टम, एक ढंग का पेमेंट सिस्टम हमारी कंट्री में हो। ठीक है, उसके लिए हमें चाहिए कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हमें करना है तो पेमेंट सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन सब के लिए हमको अगर करना है तो हमको क्या चाहिए कि पेमेंट सिस्टम ढंग का हो, ठीक है, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा जी आगे बढ़ें। तो इंडियन पेमेंट सिस्टम है ये बहुत ही फास्ट है, ठीक है। फास्ट क्यों है, ये फास्ट इसलिए हो गया है क्योंकि ये डिजिटल हो रहा है। भाई बैठे बैठे हम यूपीआई का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। प्रीपेड, बहुत सारे प्रीपेड आपके जैसे कि फ़ोन पे हो गया है, और प्रीपेड ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अभी बहुत सारे आपके ऐप मिल जाते हैं डिजिटल आपकी पेमेंट के लिए, जैसे कि अभी हमें यूपीआई देखने को मिलता है, बहुत सही है, लेकिन हमें फ़ोन पे मिल जाता है, पेटीएम मिल जाता है, इस तरीके के कुछ ऐप्स भी तो हमें मिल जाते हैं, गूगल पे मिल जाता है। तो ये सब क्या है, अभी आप ज़रा देर में कहीं से भी मनी को ट्रांसफ़र कहीं कर देते हैं, किसी का भी पेमेंट कर देते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, बहुत ही जल्दी। भाई किसी अब सपोज़ करो कि आपने अमेज़ॉन से कोई चीज़ ऑर्डर की, ठीक है, अब वो ऑर्डर की है, वो जो भी आपके पास प्रोडक्ट है वो आ रहा है गुड़गांव से,
तो अगर ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम नहीं होता और कैश ऑन डिलीवरी भी नहीं होती और वो चीज़ आपको जाना होता, तो वो आप गुड़गांव में जाते, उस चीज़ को खरीदते और वहाँ पर जाकर पेमेंट करते। भाई जितना पेमेंट आप प्रोडक्ट के लिए करते उससे ज़्यादा तो आपका खर्चा हो जाता है ना। तो ये सब जो है हमारा पेमेंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो गया है, जस्ट बिकॉज यूपीआई आ गया है, आईएमपीएस आ गया है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांजेक्शंस भी हो रहे हैं इसकी वजह से। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका जो है CAGR जो है इसको अगर रजिस्टर किया गया है तो 104% किया गया है किसके लिए, यूपीआई। मतलब यूपीआई से CAGR कितना हो रहा है, 104%। IMPS से हो रहा है 39% और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट से हो रहा है 13%। ठीक है, सेम टाइम में अगर हम बात करें जो पेपर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, उसकी बात करें तो जितना भी रिटेल पेमेंट हुआ है वो डिक्लाइन हो गया है 0.88% इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब कि आपका जो कैश में पेमेंट किया जाता है, कैश में अगर हम पेमेंट की बात करें तो क्या हो रहा है कि वो डिक्लाइन होता जा रहा है। लोग अब ऑनलाइन पेमेंट करना ज़्यादा हेल्पफुल समझ रहे हैं, बहुत ईजिली वो ऑनलाइन पेमेंट करने की सोचते हैं और वो प्रेफर करते हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए। अब सपोज किसी को 40 लाख रुपए पे करने हैं, ठीक है, अब 40 लाख रुपए के लिए वो पूरा 40 लाख का अगर कैश लेकर बैठेगा तो कितना सारा कैश होगा। इवन हमारी इंडिया में इतना ज़्यादा कैश पेमेंट अलाउ ही नहीं है। ठीक है, तो अब फिलहाल तो बात की जाए कि 40 लाख, अब इतना ज़्यादा वॉल्यूम जो है ना, वॉल्यूम अब कम होता जा रहा है, कैश पेमेंट का वॉल्यूम कम होता जा रहा है, ऐसा इन्होंने बोला है। ओके, और बात की जाए अगर, तो हम क्या बात करें कि पेमेंट विज़न 2025 क्या है। अब ये जो पेमेंट विज़न इन्होंने दिया है, आरबीआई ने बनाया है पेमेंट विज़न 2025, तो इसके बारे में भी तो पढ़ लो। पेमेंट सिस्टम तो समझ ही लिया है, पेमेंट विज़न को भी समझ लो। हाँ जी, बिल्कुल समझते हैं। बिल्डिंग अपॉन द 4 गोल्स, इनके क्या है, 4 गोल हैं। 4 गोल पर इन्होंने अपना पेमेंट विज़न 2025 बनाया है। क्या गोल है भाई, 4C हैं। कौन कौन से 4C हैं, फर्स्ट इज़ कॉम्पिटिशन, सेकेंड इज़ कॉस्ट, थर्ड इज कन्वीनियंस एंड द फोर्थ वन इज कॉन्फिडेंस। 4 जो आपकी सी हैं, इनके बेसिस पर आपका पेमेंट डिवीजन जो है वो बना हुआ है। ठीक है, समझ में आया। पेमेंट डिवीजन जो है वो किस पर बना हुआ है, 4 सीज पर बना हुआ है। कौन कौन से, कॉम्पिटिशन, कॉस्ट, कन्वीनियंस, कॉन्फिडेंस। ठीक है, विजन 2021 जो है और जो द पेमेंट विजन 2025 है, इसने 4 एंकर गोल पोस्ट को रखा है। क्या क्या गोल पोस्ट हैं इनके, इंटीग्रिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन एंड इंटरनेशनलाइजेशन फॉर इन्हांस्ड आउटरीच, कस्टमर सेंट्रिसिटी होनी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, डिजिटल डीपनिंग होनी चाहिए। इनका थीम क्या है भाई, अगर हम बात करें कि किस थीम पर ये बनाया गया है, तो थीम ये है कि ई पेमेंट हर किसी को हो, हर जगह हो और हर समय ई पेमेंट की सुविधा अवेलेबल हो। ठीक है, इनके विज़न की अगर हम बात करते हैं तो विज़न ये है कि हर यूज़र जो है वो सेफ़, सिक्योर, फास्ट, कन्वीनियंट, एसेसिबल, अफोर्डेबल ई पेमेंट ऑप्शन उसके पास में होने चाहिए, वो ई पेमेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ठीक है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम क्या है, इसके बारे में अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है UIDAI के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड। ये क्या है, एक नई सिक्योरिटी लेयर है। देखो न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में बात ये की जा रही है कि जो UIDAI है, इसने क्या किया है, जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, इसमें एक नई सिक्योरिटी लेयर को ऐड किया गया है, जिसको बोला जा रहा है लाइवलीनेस ऑफ फिंगरप्रिंट्स टू प्रिवेंट यूज़ ऑफ फेक फिंगरप्रिंट्स। अब ऐसा होता है ना, हम जैसे अगर आधार कार्ड से पैसा निकालने जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमको अपने थंब प्रिंट जो है वो देना पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, थंब प्रिंट देते हैं, हमारा जो मैच हो जाता है अगर प्रिंट, तो क्या होता है, पैसे निकल आते हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि हर जगह भाई, हम तो हर जगह क्या कर रहे हैं, धांधलेबाजी हो ही रही है, करप्शन हर जगह इन्वॉल्व है। तो आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है फेक फिंगरप्रिंट का यूज़ करके पैसे निकाल दे रहे हैं। तो ऐसा ना हो सके इसके लिए जो आपकी UIDAI है, इसने इंट्रोड्यूस की है एक नई सिक्योरिटी लेयर, जिसको बोला गया है लाइवलीनेस ऑफ फिंगरप्रिंट। ठीक है, समझ में आया। हाँ जी, अब ये जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, ये बैंक लेड मॉडल है, जो कि अलाउ करता है कि ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, पैसे निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ सेल से,
पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल से। जैसे आपने खुद भी कई बार ऐसा किया होगा कि आपको अगर 10,000 या 2,000 3,000 इस तरीके के पैसे अगर चाहिए हैं और ऑनलाइन आपको नहीं करना है, ऑनलाइन आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, तो आप क्या करते हैं, किसी भी टर्मिनल पर जाकर अपना जो है थंब प्रिंट देते हैं और वहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं, है ना। ऐसा आपने कई बार देखा होगा कि बहुत सारी जगह पर भी ऐसा लिखा रहता है कि आधार कार्ड से पैसे निकलवाए, है ना। तो वही आपका है, उसी को हम बोलते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ठीक है। अब जो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, इसको कौन प्रोवाइड करता है, तो एनपीसीआई जो है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये इसको प्रोवाइड करती है। अब इसमें क्या क्या करना होता है, अगर आपको पैसे निकालने हैं तो किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगा, तो बैंक का नाम पता होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए और फिंगरप्रिंट्स, दैट्स इट। इतना आपके पास में है तो पैसे आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि और कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं पेमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो आरबीआई और डीपीआई ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि अभी क्या हुआ है, रैपिड अडॉप्शन और डीपनिंग हुई है डिजिटल पेमेंट में। मतलब लोग जो हैं वो डिजिटल पेमेंट को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं। लोग क्या कर रहे हैं, अगर उनसे कहा जाए कि भाई आप कैश पेमेंट करेंगे कि डिजिटल पेमेंट, तो लोग ज़्यादातर डिजिटल पेमेंट को प्रेफरेंस दे रहे हैं। इसमें डिजिटल पेमेंट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, ऐसा बोल रहा है आरबीआई डीपीआई ने, ठीक है। आरबीआई डीपीआई क्या है, तो ये लॉन्च हुआ है 1 जनवरी 2021 में, ठीक है। और बेस पीरियड इसका लिया गया है कि भाई अब कंपेयर भी तो करना पड़ेगा ना, तो कौन सी साइड से कंपेयर करेंगे, 2018 मार्च से कंपेयर करेंगे कि भाई आज जो लोग हैं वो कितना इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, पेमेंट डिजिटल पेमेंट सिस्टम कितना यूज़ किया जा रहा है। तो किसी भी टाइम से तो कंपेयर करोगे कि भाई ऐसा है, कल जो है 10 लोगों ने इस चीज़ को यूज़ किया था, आज 20 लोग कर रहे थे, तभी तो आप बोलोगे ना कि बढ़ गया है इसका यूज़, राइट। तो कौन से साल से कंपेयर करते हैं, 2018 से, ठीक है। इसमें कुछ 5 जो हैं पैरामीटर्स होते हैं जिसके बेसिस पर ये बोलते हैं कि हाँ भाई यूज़ जो है बढ़ गया है। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, तो पेमेंट इनेबलर्स वेट कितना, कितने लोग पेमेंट को इनेबल कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ से आप पेमेंट कर पा रहे हो, कितनी जगह पर ये जो मशीनरी है ये अवेलेबल है। फिर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है डिमांड साइड से, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड से। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड से कितना है और कितना डिमांड साइड से है। पेमेंट परफॉर्मेंस कितनी है और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी, इसको बस आपको ध्यान रखना नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा। जो पेमेंट सिस्टम है उसका डेटा जो रिलेटेड होता है उसको कैसे स्टोर किया जाएगा, तो 2018 में ये इशू हुई है। क्या इशू हुई है कि आरबीआई ने डायरेक्टिव इशू की है कि जितने भी पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स हैं वो इंश्योर करें कि जितना भी डेटा है पेमेंट सिस्टम से रिलेटेड वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही स्टोर होगा। पहले क्या होता था कि ये जो भी पेमेंट सिस्टम का जो भी आपका डेटा होता था, हर पर्सन का डेटा, वो कहाँ होता था, बाहर अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज़ में इनको स्टोर किया जाता था। हमारे इंडिया का डेटा स्टोर हो रहा है फॉरेन कंट्रीज़ में, तो ये तो सही बात नहीं है ना। इसीलिए जो आरबीआई है इसने कहा कि जितना भी डेटा होगा उसको आप क्या करेंगे, आप इंडिया में ही स्टोर करेंगे, ठीक है। अब इसमें पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर का जो डेटा है वो हो गया, बैंक्स हो गए या दूसरे भी एंटिटी जो कि पेमेंट को इनेबल कर रहे हैं, उन सब के लिए ये लागू है कि उनको जितना भी डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर करना है। सर्ट इन क्या है, सर्ट इन ने क्या किया है, एक ऑडिटर का पैनल बनाया है जो कि ऑडिट करेगा सिस्टम को, और डेटा जो भी शेयर हो रहा है ओवरसीज रेगुलेटर से, और आरबीआई की अप्रूवल के बाद ही ये सब होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो है भारत बिल पेमेंट सिस्टम, बीवीपीएस। ये क्या है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो आरबीआई ने जो है रिड्यूस कर दी है जो भी नेटवर्थ रिक्वायरमेंट होती थी नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट सिस्टम के लिए, कि इनको क्या करना है, इनको पहले 100 करोड़ की अपनी जो नेटवर्थ है वो होनी चाहिए थी इनके पास में, ठीक है। क्या कहा जाता था कि 100 करोड़ अगर आपके नेटवर्थ है तभी आप जो है नॉन बैंक भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट बन सकते हैं। लेकिन अभी कहा गया सिर्फ 25 करोड़ भी अगर आपकी नेटवर्थ है तो आप ये भारत बिल पेमेंट सिस्टम बन सकते हैं। ये जो है ये आरबीआई का कॉन्सेप्चुअल सिस्टम है जो कि ड्राइव किया जाता है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया से। इसके ऑब्जेक्टिव्स की अगर हम बात करें भाई, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि बिल पेमेंट सिस्टम जो है ना उसको इंटीग्रेटेड करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप कहीं से बिल लेकर अलग अलग एजेंट से बिल लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप एक ही जगह पर उसका पेमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ में जितना भी ग्रीवांस हो रहा है उसको भी रिड्रेस किया जा सकता है एक यूनिफॉर्म कंज्यूमर कन्वीनियंस फी पर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, MDR। ये क्या है, ये कॉस्ट है जो कि मर्चेंट पे करता है एक बैंक को अगर वो डिजिटल पेमेंट एक्सेप्ट करता है, ठीक है। एक मर्चेंट डिजिटल पेमेंट को एक्सेप्ट करता है तो उसको कुछ कॉस्ट जो है वो बैंक को पे करनी पड़ती है, और इसी को हम बोलते हैं MDR,
ठीक है, इसको कैसे हम एक्सप्रेस करते हैं कि कितना अमाउंट में ट्रांजेक्शन हुआ है उसका कुछ परसेंट बैंक ले लेती है। ठीक है, और बात की जाए अगर तो फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट इंडिया। ठीक है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंसी यूनिट इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, ये जो है 2004 में सेटअप हुई है, 2004 में बनाई गई है। एक इंडिपेंडेंट सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि ये क्या करेगी, रिसीव करेगी, प्रोसेस करेगी, एनालाइज करेगी और इन्फॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट भी करेगी। ठीक है, किसके बीच में, अगर इसको लग रहा है कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन हुई है भाई जिस पर इसको कुछ शक हो जाता है कि ये जो पैसा यहाँ से ये ट्रांजेक्शन हुआ, ये पैसा ट्रांसफ़र हुआ है, ये या तो ब्लैक मनी है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर हो रही है या फिर टेररिस्ट फंडिंग के लिए यूज़ हो रहा है या फिर किसी भी इलीगल काम के लिए ये जो पैसा यूज़ हो रहा है, तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करेगी, उस प्रोसेस एनालाइज सब कुछ करेगी। ठीक है, ये रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी काउंसिल को, जिसको हेड करते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, अब ये मेंबर है इगमॉन्ट ग्रुप की, ये भी याद रखनी है। और इगमॉन्ट ग्रुप क्या है, एक यूनाइटेड बॉडी है 166 फाइनेंशियल यूनिट्स की। ठीक है, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फिनटेक। फिनटेक में क्या है, फिनटेक की अगर हम बात करें तो फिनटेक अगर व्हाट इज़ इट की बात करें कि भाई ये फिनटेक क्या है, कौन सी बला फिनटेक है, तो फिनटेक कोई बला नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारे लिए। जो भी हो रहा है हमारी तरक्की के लिए हो रहा है तो हमारे लिए तो अच्छी चीज़ है। चलो देखते हैं आखिर फिनटेक क्या है। फिनटेक की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये क्या है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है कोई भी नई टेक्नोलॉजी है जो कि काम कर रही है कि किस तरीके से जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उसकी डिलीवरी ऑटोमेटिक हो जाए और उसका यूज़ ऑटोमेटिक हो जाए, उसकी जो डिलीवरी सर्विसेज हैं उसको और इन्हांस करने के लिए ये जो है काम करती है। तो मतलब एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, वो ऑटोमेटिक हो रही हैं, वो इन्हांस हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं फिनटेक। ठीक है, अब जैसे कि फाइनेंस है और टेक्नोलॉजी है, इन दोनों को मिलाकर बना है फिनटेक। यहाँ पर क्या हो रहा है कि बैंक है, पेमेंट है, एनबीएफसी है, सिक्योरिटी ब्रोकिंग है, वेल्थ मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन है, हार्डवेयर प्रोवाइडर्स हैं। अब देखो यहाँ पर फाइनेंस कहाँ से मिल रहा है, बैंक से, पेमेंट से, ठीक है, एनबीएफसी से, सिक्योरिटी ब्रोकिंग से, वेल्थ मैनेजमेंट से, डिस्ट्रीब्यूशन से। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हो रही है, हार्डवेयर प्रोवाइडर, सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर, क्लाउड प्रोवाइडर, प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर, इन दोनों को ही मिला दिया। बैंक जो है वो क्या कर रही है, किसी हार्डवेयर का यूज़ कर रही है, सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रही है। तो इन सब से क्या हो रहा है कि टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अगर हम फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम फिनटेक बोलते हैं। की फैक्ट्स क्या हैं इस फिनटेक इंडस्ट्री के बारे में, तो आरबीआई जो है वो प्राइमरी रेगुलेटर है। फिनटेक जो इंडस्ट्री है इसको कौन रेगुलेट करता है, तो हमारा आरबीआई, क्योंकि भाई पैसे इन्वॉल्व है ना यहाँ पर, इसीलिए। इंडियन फिनटेक इंडस्ट्री जो है वो आपका 2020 में 50 to 60 बिलियन डॉलर की हो गई थी। इंडिया जो है अभी यहाँ पर वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट फिनटेक इकोसिस्टम है, आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अब जो आपका इसके अंडर एक टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भाई न्यूज़ में क्यों है ये बात करें तो आरबीआई ने क्या किया है, एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया है। ठीक है, क्या करा है, इसको लॉन्च कर दिया है। एम ये है कि ये क्या करेगा, अवेयरनेस क्रिएट कराएगा किसके बीच में, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की जो अवेयरनेस है उसको क्रिएट करेगा जनरल पब्लिक के बीच में। और जो डिजिटल करेंसी है, डिजिटल रुपी है, उसके फीचर्स के बारे में भी प्लानिंग की जाएगी। ये जो है इसके लिए हमें आरबीआई एक्ट 1934 में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। और जब इसमें अमेंडमेंट हमने क्या किया है, तो जो बैंक नोट की डेफिनेशन थी ना भाई, तो बैंक नोट की डेफिनेशन जो थी उसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है। और जो डिजिटल करेंसी है इसको भी बैंक नोट की डेफिनेशन में हमने इंक्लूड किया है। डिजिटल रुपी जो है जिसको प्रपोज किया है कंसेप्ट नोट की तरीके से, तो ये क्या है, तो कंसेप्ट नोट के अगर हम बात करें तो उसने कैसे डिफाइन किया, उसने बोला है कि जो डिजिटल रुपये की डिज़ाइन है, ठीक है, वो आपकी सरकमस्टांसेस और नीड जो भी जैसी नीड होगी, जैसे सरकमस्टांसेस होगी, उस पर बेस्ड होगी आपकी डिजिटल करेंसी की डिज़ाइन। चलो
इसके अलावा हम पहले तो ये देख लेते हैं कि आखिर ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है इसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहले सॉवरेन करेंसी है भाई, ठीक है, हमारे सेंट्रल बैंक ने इसको प्रिंट किया है, इसको मतलब लॉन्च किया है। उसके बाद में लायबिलिटी है सेंट्रल बैंक की बैलेंस शीट पर, यहाँ पर जो है ये सेफ स्टोर ऑफ वैल्यू है, यहाँ पर आपकी जो वैल्यू है वो स्टोर रहेगी। फंजिबल है, और उसके बाद में जो इसके होल्डर्स हैं उनको बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, बिना बैंक अकाउंट के भी आप जो है डिजिटल बैंक करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को होल्ड कर सकते हैं। ये जो है इसका एक रिकॉर्ड मेंटेन्ड रहेगा डीएलटी में, जैसे ब्लॉकचेन होती है उसी के तरीके से डीएलटी में इसका जो अकाउंट है वो मेंटेन होगा। उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको जो सीबीडीसी रिटेल है ये क्या है, ये पोटेंशियली अवेलेबल होगा। जो आपका सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है ये रिटेल के लिए यूज़ होगा, जितने भी प्राइवेट सेक्टर है वो इसका यूज़ कर सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल कंज्यूमर भी इसका यूज़ कर सकते हैं, इवन बिजनेस भी सीबीडीसी रिटेल का यूज़ करेंगे। सीबीडीसी होलसेल की बात करें तो ये डिज़ाइन किया गया है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस के लिए। जो सीबीडीसी होलसेल है ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए ही मिलेगा। ये जो आपका ई करेंसी है ये टोकन बेस्ड बनाई गई है। टोकन बेस्ड सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेयरर इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे बैंक का नोट है, जैसे आपके पास में 10 का नोट है तो जिसके पास में 10 का नोट है वो उसका हो जाता है, राइट। ऐसा ही उसका उस पर राइट होता है, चाहे आपका नहीं है लेकिन आपको वो पड़ा हुआ मिल गया कहीं तो वो अगर आपके पास में है तो आपको 10 रुपये की कोई भी चीज़ आप खरीद सकते हैं, राइट। तो ऐसा ही ये भी है, टोकन बेस्ड है और बेयरर इंस्ट्रूमेंट है, मतलब क्या कि जिसके पास में ये है ये उसको ही उसकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अकाउंट बेस्ड सिस्टम जो है इसमें रिक्वायर किया जा रहा है, इसको इसमें ज़रूरत है कि जो रिकॉर्ड है ना जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसके रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया जाएगा। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेज एनोनिमिटी को फॉलो किया जाएगा, मतलब कि क्या है, अगर स्मॉल वैल्यू है और हाई वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू के लिए तो आप मान लो 10 रुपये का आपने कोई ट्रांजेक्शन किया है तो उसमें ज़्यादा रिकॉर्ड मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ट्रेस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बहुत हाई वैल्यू आपने उसमें ट्रांजेक्शन किया है तो वो ट्रेसेबल होगा, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं जो मोबाइल मनी होता है और आपका सीबीडीसी है इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो मोबाइल मनी जो होता है ना, जैसे कि आपका ई वॉलेट्स होते हैं वो सिर्फ पेमेंट ट्रांजेक्शन का एक टाइप है, ठीक है। आप फ़ोन पे कर रहे हो तो उसमें आपको फ़ोन पे कोई करेंसी थोड़ी ना है, उससे बस आप पेमेंट कर सकते हो, ये है, राइट। मतलब वो पेमेंट करने के लिए एक जो है टाइप है। सीबीडीसी जो है वो एक पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। भाई सीबीडीसी क्या है कि आपके वो आपके पैसे हैं, आप उससे कुछ खरीद सकते हैं, फ़ोन पे से आप कुछ खरीद नहीं सकते, राइट। उसके बाद में ये लायबिलिटी है कॉमर्शियल बैंक्स की, और उसके बाद में बात की जाए जो आपकी सीबीडीसी है ये डायरेक्ट लायबिलिटी है सेंट्रल बैंक की, ठीक है। मोबाइल मनी क्या है, मोबाइल मनी है आपकी कॉमर्शियल बैंक की लायबिलिटी, सीबीडीसी है डायरेक्ट सेंट्रल बैंक की लायबिलिटी। मोबाइल मनी जो है उसमें आपको केवाईसी की एज लिमिटेशंस को करना पड़ता है फुलफिल। सीबीडीसी में कोई भी एज लिमिट नहीं है, जिसके पास में अगर 5 साल के बच्चे के पास में भी सीबीडीसी है तो वो ट्रांजेक्शन कर सकता है। भाई 2 रुपये है, ठीक है, 2 रुपये आपके पास में है, अंबानी के पास में है और एक छोटे 1 साल के बच्चे के पास में है, तीनों लोग 2 रुपये की कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, राइट। कोई एज लिमिट तो नहीं है। जब आपकी करेंसी में एज लिमिट नहीं है तो जो डिजिटल करेंसी बनी है उसमें कोई एज लिमिट नहीं रखी गई है। मोबाइल मनी में चाहिए होता है कोई इंटरमीडिएरी प्रेजेंट हो, ठीक है, जैसे कोई ऐप का हम यूज़ करते हैं, और यहाँ पर पीयर टू पीयर पेमेंट मैकेनिज्म है, यहाँ पर इंटरमीडिएरी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में हम बात करें कि सीबीडीसी जो इंडिया में है वो 2 टीयर्ड पर बेस्ड होगी, इनडायरेक्ट मॉडल एंड नॉन रेम्यूनरेटिव मॉडल पर बेस्ड होगी। अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की अगर हम बात करें तो आरबीआई ने डिफाइन कैसे किया है भाई, आरबीआई ने कहा है कि जो लीगल टेंडर है जिसको हम डिजिटल फॉर्म में इशू कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक जो कर रही है इशू, वो होती है आपकी डिजिटल मनी। ये पैक्ड है टू द वैल्यू ऑफ दैट कंट्रीज फिएट करेंसी। भाई अगर मान लो 10 रुपये आपके जो आपके पैसे हाथ में जो 10 रुपये का नोट है उसकी जो 10 रुपये की वैल्यू है वही डिजिटल फॉर्म में भी उसकी 10 ही वैल्यू रही है, ऐसा नहीं है डिजिटल फॉर्म में है तो उसकी वैल्यू 100 हो जाएगी, नहीं, ठीक है। और ये जो है डिजिटल फॉर्म जो करेंसी है वो डिजिटल फॉर्म में ऐड की गई है, लेकिन आपका रहेगा वही फिजिकल फॉर्म वाला ही सारे फीचर उसमें रहेंगे। अंडर आरबीआई एक्ट 1934 जो आपका बैंक नोट को इशू कौन कर सकता है, तो आपको याद रखना है बैंक नोट जितने भी हैं उनको इशू करने की सिर्फ और सिर्फ इकलौती एक ही इंस्टीट्यूशन के पास में पावर है, दैट इज़ आरबीआई। और कॉइनेज एक्ट के अंडर जितनी भी कॉइन्स होती हैं और 1 रुपये का नोट है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अथॉरिटी है कि वो उसको इशू कर सकता है, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कि सीबीडीसी क्या नहीं है। सीबीडीसी क्या नहीं है, अगर हम बात करें तो ये जो है सीबीडीसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है, लेकिन ये प्राइवेट जो क्रिप्टो करेंसीज है जैसे बिटकॉइन होगी उसके साथ में कंपेरेबल नहीं है। बिटकॉइन एक अलग कंसेप्ट है और सीबीडीसी बिल्कुल अलग कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद में एक और हमारे पास में रिलेटेड न्यूज़ नज़र आ रही है, दैट इज़ क्रिप्टो असेट रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। ये क्या है, इसको ओईसीडी ने रिलीज़ किया है। ये क्या करता है, टैक्स इन्फॉर्मेशन जो भी ट्रांजेक्शन्स क्रिप्टो असेट्स में हुई हैं, क्रिप्टो असेट्स में जो ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उस पर लगे टैक्स की इन्फॉर्मेशन को ये प्रोवाइड करता है, इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है टोकनाइजेशन। भाई टोकनाइजेशन क्या है, इसको चलो देखते हैं। सबसे पहले तो यही बात कर लेते हैं कि आखिर ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने क्या किया है, उसने अभी जो टोकनाइजेशन कार्ड ऑन फाइल के टोकनाइजेशन की वो जो बात चल रही थी उसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको इसने लॉन्च कर दिया है और ये 1 अक्टूबर से जो है इफ़ेक्ट में आ चुके हैं। अब कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन आखिर क्या है, इसकी पहले बात कर लेते हैं। तो टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पर कार्ड डिटेल्स जो हैं ट्रांजेक्शन्स है उसको जो भी कार्ड डिटेल की, जैसे आप कोई शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जैसे कि आप अमेजोन से कुछ मंगाना चाह रहे हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जब आप पेमेंट के ऑप्शन में जाते हैं ना, और आप अगर ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शंस में जाएंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि डेबिट कार्ड जैसे आप चूज़ करेंगे उसमें आपको कार्ड की डिटेल डालनी पड़ेगी। अब वो कार्ड की डिटेल, आपके कार्ड की डिटेल वहाँ पर सेव रहती है, राइट, वहाँ पर सेव रहती है, तो इससे आपके जो रहता है बहुत सारे साइबर क्राइम्स बढ़ रहे थे, ठीक है। तो ऐसा इसको रोकने के लिए क्या किया गया है कि अब क्या होगा कि आपको जो आपके कार्ड डिटेल्स है ना उसकी जगह पर एक यूनिक कोड डालना होगा, उसको हम टोकन बोलेंगे। आपको अपनी जो रियल डिटेल्स है ना वो नहीं डालनी है, आपको एक टोकन डालना है, एक आपको कोड डालना है, उसको बोला जा रहा है कार्ड ऑन फाइल ट्रांजेक्शन टोकनाइजेशन, ठीक है। टोकन क्या होता है, टोकन एक यूनिक कॉम्बिनेशन है कार्ड होल्डर्स के लिए, ठीक है। अब टोकनाइजेशन प्रोसेस में ऑनलाइन जो मर्चेंट्स हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है कि आप कार्ड नंबर, सीवीवी या फिर एक्सपायरी डेट को क्या कर सकें, उसको स्टोर कर सकें, उनको ये स्टोर करना अलाउ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस क्या है, तो अब ये न्यूज़ में क्यों है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएआई ने जो है भूटान, नेपाल, सिंगापुर इन जैसी नेशंस को ज्वाइन कर लिया है कि अब यहाँ पर क्या होगा, यूपीआई पेमेंट्स को एक्सेप्ट किया जाएगा। देखो इंडिया में तो यूपीआई पेमेंट चल ही रहा है, यहाँ पर एक्सेप्ट होता है। साथ में भूटान ने भी कहा था कि हम भी यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं, नेपाल ने भी कहा था हम भी यूपीआई को एक्सेप्ट करते हैं। अब यूएई है जो उसने भी कह दिया है कि हम भी यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे। अब यूपीआई बहुत हो रहा है, तो आप देख लीजिए कि आखिर यूपीआई क्या होता है। तो यूपीआई क्या है, एक इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। एनपीसीआई ने इसको डेवलप किया है कि आप इंटरबैंक ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ये रहा है रियल टाइम पेमेंट सिस्टम में ग्लोबली अगर हम बात करें, क्योंकि ये सिंप्लिसिटी, सेफ्टी और सिक्योरिटी को प्रोवाइड करता है ट्रांजेक्शन्स करने में। अब एनपीसी जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है तो इसके बारे में भी हम जान ही लेते हैं। एनपीसीआई क्या है, एक इनिशिएटिव है आरबीआई का और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का, जिसमें क्या है जो कि पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम 2007 के अंडर बनाई गई है, जिससे कि एक रोबोस्ट पेमेंट सिस्टम को बनाया जा सके इंडिया में। इसका एम है कि रोबोस्ट पेमेंट एंड सेटलमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाए और इसने बनाया भी है, जैसे कि रुपे, आईएमपीएस, एनएसीएच, एवीपीएस, एनएफएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ये सारे इसने बनाए हैं, ठीक है। 2020 में एनपीसीआई ने एक वॉल्यूम कैप भी लगाया था 30% का, जितना भी ट्रांजेक्शन हो रहा है यूपीआई की प्रोसेस में उसमें थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स से कितना हो सकता है, 30% हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। अब भाई डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स क्यों है न्यूज़ में, चलो देखते हैं। तो पीएम ने 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं उन्होंने बोला है कि 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं वो डिजिटल बैंकिंग के बेनिफिट्स को स्प्रेड करने के लिए हर एक कोने में इंडिया के लगाया जाएगा, ठीक है। तो पीएम हमारे जो हैं उन्होंने क्या बोला कि डिजिटल बैंकिंग को हमें बढ़ावा देना है, इसके बेनिफिट्स को हर किसी तक पहुंचाना है और इसके लिए ज़रूरी है कि जो इंडिया के कोने कोने में हमें ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स जो हैं लगानी पड़ेंगी और इसके लिए 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लगाने की बात की जा रही है, ओके।
अच्छा, और क्या है न्यूज़, तो आरबीआई की गाइडलाइंस के बेसिस पर जो 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स हैं इनको सेट किया जाएगा। इनको कैसे लगाया जाएगा, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई और जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, इन सब के मिली भगत से भाई ये जो है लगाई जाएगी। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट जो है ये सेट की जाएंगी जितने भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हैं उनके द्वारा। यहाँ पर आरआरबी और पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स जो हैं वो सेट नहीं करेंगे इसको, बाकी और जो है वो इसको स्थापित करेंगे। जो आपके शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं इनको परमिट किया जाता है कि डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स को टियर 1 to 6 सेंटर्स में ओपन कर सकती हैं और आरबीआई से इनको परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी। इनके अलावा कहीं पर सेट करनी है तो उनको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। डिजिटल बैंकिंग यूनिट, जो ये 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स लग रहे हैं तो आखिर ये हैं क्या, इसके बारे में पहले समझो। तो इसका मतलब है स्पेशलाइज्ड फिक्स्ड पॉइंट बिजनेस यूनिट है। ठीक है, जहाँ पर मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कुछ ना कुछ, जिससे कि डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को हम डिलीवर कर पाएंगे, बस इसके लिए है। यहाँ पर दो सर्विसेज के मोड है, सेल्फ सर्विस है, जैसे एटीएम, हमें एटीएम में जाते हैं तो कोई और थोड़ा निकाल के देता है पैसे, हम खुद निकालते हैं। दूसरा डिजिटल असिस्टेंस जोन, यहाँ पर कस्टमर्स को हेल्प की जाएगी। ठीक है, जैसे अकाउंट्स कैसे ओपन करना है, करंट अकाउंट कैसे करना है, सेविंग अकाउंट कैसे करना है, तो कस्टमर को हेल्प करने के लिए है डिजिटल असिस्टेंस जोन। ठीक है, अब दूसरे फीचर की बात करें तो इनेबल करता है कस्टमर्स को कि वो कॉस्ट इफेक्टिव कन्वीनियंट एक्सेस ले सकते हैं। इन्हांस करता है डिजिटल एक्सपीरियंसेस को, इफ़िशिएंट पेपरलेस सिक्योर्ड कनेक्टेड इन्वायरमेंट को बनाता है। और सबसे ज़्यादा सर्विसेज जो हैं अवेलेबल रहती हैं सेल्फ सर्विसेज में, वो पूरी साल रहती हैं, पूरे टाइम रहती हैं, पूरी साल हर टाइम जो सर्विसेज हैं यहाँ पर अवेलेबल रहती हैं। 3 की मॉडल्स हैं डिजिटल बैंक्स को लेकर। पहला क्या है, नियो बैंक्स। ठीक है, दूसरा है ऑटोनोमस यूनिट ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स, और थर्ड है आपका फुल स्टैक लाइसेंस डिजिटल बैंक्स। नियो बैंक्स क्या है, तो ये ऑनलाइन रहती है। ये सिर्फ नियो बैंक्स आपको सिर्फ ऑनलाइन मिलेंगी, इनका कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है। ये फिनटेक कंपनीज होती हैं, जैसे कि रेजर पे हो गया, ओपन टेक्नोलॉजीज हो गया, डेव हो गया। ठीक है, उसके बाद ऑटोनोमस यूनिट ऑफ ट्रेडिशनल बैंक्स की बात करें तो ये क्या है, ये नियो बैंकिंग ऑपरेशन है। ट्रेडिशनल बैंक्स में अगर नियो बैंकिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे नियो बैंक्स जो हैं ये तो डिजिटल मिलती हैं, लेकिन ट्रेडिशनल बैंक्स में भी नियो बैंकिंग अगर हो रही होती है तो हम क्या बोल देते हैं, ये ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ ट्रेडिशनल बैंक हैं। जैसे कि 8-11-11 कोटक महिंद्रा बैंक में ये 8-11-11 सिस्टम जो है वो ये मिलता है आपको, और योनो योनो कहाँ मिलता है, एसबीआई में मिलता है। उसके बाद में हम फुल स्टैक लाइसेंस डिजिटल बैंकिंग की बात कर रहे हैं तो ये जो है इंडिपेंडेंट डिजिटल बैंक्स होती हैं जो कि बैंकिंग रेगुलेशन के अंदर इनको रेगुलेट किया जाता है, जैसे कि स्टारलिंक, बी बैंक, मोन्जो। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज डिजिटल लैंडिंग। क्या है भाई, न्यूज़ में क्यों है, क्यों इसके चर्चे हो रहे हैं, क्या करामत करी है इसने, चलो देखें। तो आरबीआई गाइडलाइन जो है डिजिटल लैंडिंग में वो 1 दिसंबर से हो गई है इफेक्टिव। डिजिटल लैंडिंग में ये जो गाइडलाइन है ये तो इफेक्टिव हो गई, लेकिन भाई डिजिटल लैंडिंग क्या है ये तो बता दो। तो डिजिटल लैंडिंग क्या है, डिजिटल लैंडिंग गाइडलाइंस जो हैं ये जितने भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं इन पर एप्लीकेबल होंगी। रेगुलेटेड एंटिटीज़ कौन सी होती हैं, तो कॉमर्शियल बैंक्स, प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, एनबीएफसीज, लैंडिंग सर्विस प्रोवाइडर्स, जो कि आपको क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इन सब पर डिजिटल लैंडिंग की जो रूल्स जो बने हैं वो अप्लाई होंगे। इनका पर्पस ये है कि जो डिजिटल लैंडिंग के लिए जो भी नॉर्म्स है उसको टाइट किया जाए, जिससे कि कंज्यूमर को प्रोटेक्शन मिले और कोई भी उनके जो भी हार्ड अर्न मनी है इसके साथ में कोई भी धोखाधड़ी ना हो सके। डिजिटल लैंडिंग जो है ये क्या है, पहले तो ये देखो, तो ये रिमोट ऑटोमेटिक लैंडिंग प्रोसेस है। जो ऐप्स आपने देखे, जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि हमको ऑनलाइन जो है लोन प्रोवाइड करते हैं, वही होता है डिजिटल लैंडिंग। कई सारे ऐप्स है वो इसको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, ग्रोथ क्यों हो रही है, ग्रोथ इसलिए हो रही है भाई क्योंकि अब सबके पास में इंटरनेट है, सबके पास में मोबाइल फ़ोन है। ठीक है, सब लोगों को टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना आ रहा है। ठीक है, और लोगों को नीड भी बढ़ रही है और ये फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है, तो लोग यहाँ से लेना पसंद कर रहे हैं। अब यहाँ पर गाइडलाइंस क्यों लेकर आए हैं, गाइडलाइंस इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि ये जो लैंडिंग ऐप्स हैं इनकी वजह से इलीगल लैंडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। डाटा प्राइवेसी है इस पर भी कई सारे कंसर्न्स उठ रहे थे। ठीक है, अनरेगुलेटेड एंटिटीज़ थी तो वो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही थी जो कि अनरिपोर्टेड हैं। ठीक है, क्रिप्टो लैंडिंग का बहुत ज़्यादा राइज हो रहा था, तो उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस तो भाई होने चाहिए, इसके लिए ही गाइडलाइंस आई हैं। उसके बाद में अब जो ये नई गाइडलाइंस लाई हैं तो ये इनके की प्रोविजंस क्या हैं, इसमें कस्टमर प्रोटेक्शन को लेकर जो है
कस्टमर को प्रोटेक्ट किया जाए उसके कंडक्ट रिक्वायरमेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं। जितने भी लोन डिस्पर्स और सर्विस रिपेमेंट जो ये सब हो रही है वो डायरेक्टली आपकी जो है जो रेगुलेटेड एंटिटी है उसके बैंक अकाउंट में ही होगी, ठीक है, थर्ड पार्टी को पास नहीं किया जाएगा। आप क्रेडिट लिमिट को ऑटोमेटिकली इंक्रीज नहीं करेंगे, एक की फैक्ट स्टेटमेंट को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, और एक नोडल ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर जो है उसको अपॉइंट करना ज़रूरी है। फिर टेक्नोलॉजी एंड डेटा रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर कहा गया कि कलेक्शन यूजेस डेटा जो है वो डीएलएस से उसका ऑडिट होगा, ठीक है, इन्होंने ये भी बोला है। स्टोरेज की बात करें तो आप कोई भी बोरोवर की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकते हैं, बस कुछ मिनिमम जो डेटा है उसको ही आप स्टोर कर सकते हैं। कोई भी बायोमेट्रिक डेटा जो है उसको आप कलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही स्टोर कर सकते हैं, और जितना भी डेटा स्टोर होगा वो इंडिया में ही स्टोर होगा। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो जितने भी लोन्स है इसको जो रिपोर्टिंग है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ को देनी पड़ेगी, ठीक है, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल मार्केट्स। फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या क्या चर्चे हुए हैं, क्या क्या खबरें हैं, कौन कौन सी न्यूज़ है, इसको अभी हम देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक रहता है क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग क्या है, ये न्यूज़ में क्यों है, चलो इसको देखते हैं। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो सेबी ने गाइडलाइंस को इशू कर दिया है कि जो आपकी रेटिंग स्केल्स हैं इसको स्टैंडर्डाइज करने की ज़रूरत है। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग है हमारी, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ हैं, वो अलग अलग स्टैंडर्ड्स का यूज़ करती हैं, इसीलिए हमें कोई ठोस रेटिंग नहीं मिल पाती। इसीलिए सेबी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं जिससे कि जो रेटिंग स्केल्स हैं इसको स्टैंडर्डाइज किया जा सके। रेटिंग सिंबल्स की अगर हम बात करें तो ट्रिपल ए सबसे अच्छी है कि मतलब हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी यहाँ पर मिलती है। डबल ए अगर मिलती है तो मतलब हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है, इसमें तो हाईएस्ट डिग्री है, ठीक है, ट्रिपल ए में हाईएस्ट डिग्री ऑफ सेफ्टी है, डबल ए में हाई डिग्री ऑफ सेफ्टी है, ए अगर मिल जाती है मतलब एडिक्वेट डिग्री ऑफ सेफ्टी, ठीक ठाक है, ठीक है। ट्रिपल बी में मतलब मॉडरेट डिग्री ऑफ सेफ्टी है, बी में मॉडरेट रिस्क है, ठीक है, डिफ़ॉल्ट हो भी सकता है डबल बी में, और बी में है हाई रिस्क हो सकता है, सी में तो भैया बहुत ही ज़्यादा रिस्क है, और डी में तो डिफ़ॉल्ट होना ज़रूरी ही है। ठीक है, समझ में आया, हाँ जी। अच्छा, की हाईलाइट्स क्या है गाइडलाइंस की, तो स्टैंडर्डाइज सिंबल्स और उनके डेफिनेशंस को जो है ये लाया गया है जिससे कि लोगों को समझ में आए कौन से सिंबल है और इसका क्या मतलब है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने ये सिंबल्स देखे ही हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे है रेटिंग वॉच। ये क्या है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा कि रेटिंग मूवमेंट शॉर्ट टर्म में कैसी जा रही है किसी भी इंस्टीट्यूशन की, इसको देखा जाएगा। रेटिंग आउटलुक क्या है, ये इंडिकेट करता है कि एक्सपेक्टेड डायरेक्शन की अभी रेटिंग कहाँ पर मीडियम टर्म में कैसी रेटिंग मूव करेगी, ये इसमें बताया जाता है, ठीक है, ओके। अब है आपका कि क्रेडिट रेटिंग जो है होता क्या है, तो एक ओपिनियन होती है कि पर्टिकुलर जो आपकी बिजनेस है, पर्टिकुलर गवर्नमेंट है या फिर इंडिविजुअल है, तो वो कितना रिपेमेंट कर सकता है, कि उसने अगर मान लो उसके पास में कोई कर्जा उसके ऊपर है तो वो उसका रिपेमेंट वो कितनी ईजिली कर पाएगा, उसकी कितनी एबिलिटी है, इसको जांचने के लिए आपकी क्रेडिट रेटिंग की जाती है। ये एक ओपिनियन होती है, ये बताती है कि कितना जो डेटर है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है, डिफ़ॉल्ट कितना कर सकता है, उसकी कितनी लाइक्लीहुड ये है कि वो डिफ़ॉल्ट कर देगा, इसको ये देखने के लिए बनाई गई है। इवेलुएट करता है क्रेडिट रेटिंग, जब क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इवेलुएट करती हैं क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ डेटर, कैसे करती हैं कि उसने कितना आपका जो एंटिटी में जो क्वेश्चन में है उसकी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एट्रीब्यूट्स कितने हैं। अभी अगर हम बात करें तो अभी जो है 3 ओवरऑल रेटिंग मार्केट्स में 3 जो आपकी एजेंसी जो बहुत प्रोमिनेंट है, जैसे कि मूडी, फिर है स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच ग्रुप, ठीक है। क्रेडिट रेटिंग के टाइप्स की बात करें तो इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग है जो कि मतलब दिखाते हैं कि इन्वेस्टमेंट कितना सॉलिड है। स्पेक्यूलेटिव ग्रेड रेटिंग की बात करें तो ये बताते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है हाई रिस्क पर है। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज भाई न्यूज़ में क्यों है, इसकी अगर हम बात करें तो जो आपकी सेबी है इसने एक फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। पहले इसने नोटिफाई किए थे रूल्स, अब इसने एक फ्रेमवर्क जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि ये सोशल एंटरप्राइजेज जो है इनको एडिशनल एवेन्यू मिल सके फ़ंड को रेज़ करने के लिए। भाई जो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिल सके, इसके लिए कुछ नॉर्म्स लेकर आए गए हैं, कुछ फ्रेमवर्क लेकर आए गए हैं। यहाँ पर क्या कि रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, ये मनी को इन्वेस्ट करते हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स में जो कि
ऑफर्ड बाय द इम्पैक्ट इशूअर्स, ठीक है। ऐसे मनी में, ये ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं जो कि ऑफ़र किए गए हैं इम्पैक्ट इशूअर्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो आपका ये हेल्प करता है कैपिटल रेज़ करने में, ठीक है। सोशल एंटरप्राइज की कैपिटल को रेज़ करना है तो उसके लिए हेल्प करता है। ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, लोग अपनी इच्छा से यहाँ पर लिस्टेड कराते हैं और यहाँ पर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। ये है आपका सोशल स्टॉक एक्सचेंज। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक नोबल कंसेप्ट है जो कि पहली बार फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट स्पीच में 2019-20 में लेकर आए थे। इसमें इन्वेस्टर्स जो है वो शेयर्स खरीद सकते हैं सोशल एंटरप्राइज के, ठीक है, जो कि आपके ऑफिशियल एक्सचेंज में अभी जो वेट किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लॉस नहीं होता है, डिविडेंड नहीं मिलता है कंपनीज़ को। जो ऐसी सोशल एंटरप्राइजेज होती हैं जो कि जिनको लॉस नहीं हो रहा हो और जो डिविडेंड पे नहीं कर रही हैं, वो सोशल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बनाई गई हैं, वो होती हैं सोशल एंटरप्राइजेस। और इनके पैसे ये कहाँ से पैसा रेज करेंगी, इसके लिए सोशल स्टॉक एक्सचेंज को बनाया गया है, जहाँ पर लोग अब क्या कर सकते हैं, शेयर्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। BSE और NSE को भी सेबी ने हाँ बोल दिया है इस सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए। अगर हम इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो यूके में है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, कनाडा में है सोशल वेंचर कनेक्शन, फिर है सिंगापुर में है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट एक्सचेंज। ये जो फ्रेमवर्क आया है इसके की हाइलाइट्स की बात करें तो यहाँ पर सोशल एंटरप्राइजेज जो है वो एलिजिबल हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए। और ये जो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, जो भी सोशल एंटरप्राइज, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है। नॉन प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज होनी चाहिए जिनका इच्छा ये है कि वो जो काम कर रहे हैं उनका मकसद है सोशल इम्पैक्ट को इम्प्रूव करना, सोशल सर्विसेज को प्रोवाइड करना, ठीक है। 16 ब्रॉड एक्टिविटीज़ इसमें अलाउ की गई हैं, जैसे कि किसी की हंगर को मिटा रहे हो, पॉवर्टी मिटा रहे हो, मल न्यूट्रिशन को ख़त्म करने के लिए कोशिश कर रहे हो, या फिर LGBTQ के लिए कुछ कर रहे हो, तो आप सोशल एंटरप्राइज की कैटेगरी में आ सकते हो। ये ज़रूरी है कि वो एक चैरिटेबल एंटिटी होनी चाहिए और 12 मंथ्स के लिए ये वैलिड रहता है। NPO, ठीक है। NPO जो है, एज ऑफ NPO जो है मिनिमम 3 साल की होनी चाहिए। ऐसा नहीं आज खोला और आज ही आप वहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे, नहीं। यहाँ पर जो है फंड को रेज़ किया जा सकता है, जितना भी फंड रेज़ हुआ है उसको एनुअल इम्पैक्ट रिपोर्ट में 90 दिनों के अंडर क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। नेक्स्ट टॉपिक है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ये न्यूज़ में क्यों है? तो अभी क्या हुआ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उन्होंने अप्रूवल दिया है फाइनल सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया के लिए, और यहाँ पर बॉन्ड्स जो हैं वो 16,000 करोड़ रुपए के इशू होंगे। अब सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स क्या है, पहले तो ये देखो। तो ग्रीन बॉन्ड्स क्या होते हैं? फिक्स्ड इनकम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि ग्रीन बॉन्ड्स से जो पैसा रेज किया जाता है, जो पैसा आता है उसको ऐसे प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया जाता है जिसका इन्वायरमेंट पर, क्लाइमेट बेनिफिट पर जो है पॉजिटिव असर हो, ठीक है। क्लाइमेट पर, इन्वायरमेंट पे पॉजिटिव असर हो। ग्रीन बॉन्ड और ऑर्डिनरी बॉन्ड्स में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो ग्रीन बॉन्ड्स से जो भी फंड रेज होता है वो सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ही यूज़ हो सकता है, जैसे ग्रीन कंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल एक्सेट्रा। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात करें तो जब ये बॉन्ड्स जो है ये गारंटी को कैरी करते हैं कि इनका जो है रिपेमेंट होगा प्रिंसिपल का और इंटरेस्ट का पेमेंट होगा सॉवरेन गवर्नमेंट से, तो हम इनको बोलते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड से समझ में आया। लेकिन ग्रीन बॉन्ड्स में अगर ये गारंटी आ जाए कि इसका जो भी पेमेंट हो रहा है, इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, पेमेंट होगा, तो वो कौन करेगा? वो हमारी सरकार करेगी, तो इसको हम बोलते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। अभी जो फ्रेमवर्क आया है इसके क्या फीचर्स हैं? इसके अगर फीचर्स की बात करें तो इन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स के बेसिस पर ग्रीन प्रोजेक्ट को डिफाइन किया कि भाई कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम ग्रीन बोल सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो कि एनर्जी इफिशिएंसी को एनकरेज कर रहे हों, कार्बन जो है, कार्बन या ग्रीन हाउस गैसेज जो इमिशन होते हैं उसको कम कर रहे हों, क्लाइमेट रिजिलियंस को प्रमोट कर रहे हों, वैल्यूज़ करते हो और इम्प्रूव करते हो नेचुरल इकोसिस्टम को, बायोडाइवर्सिटी को, SDG प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, तो इनको हम बोलेंगे कि ये कैसे प्रोजेक्ट हैं, ग्रीन प्रोजेक्ट हैं। ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी को भी बनाया गया है जो सपोर्ट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि ये ऐसे प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट करने में हेल्प करेगी ग्रीन फाइनेंस वर्किंग कमेटी। अब ये सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से जो भी पैसा रेज होगा, जो प्रोसीड्स होंगी, इसको डिपॉजिट किया जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। एलिजिबल प्रोजेक्ट्स हैं वो प्रोसीड्स को रेज कर सकते हैं सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से
कैपिटलाइजेशन के लिए या फिर रिकैपिटलाइजेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इफिशियंसी, ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन, क्लाइमेट चेंज अडाप्टेशन, सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट मैनेजमेंट, पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ग्रीन बिल्डिंग्स, एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना ये आपके एलिजिबल हैं। किस चीज़ के लिए एलिजिबल है भाई? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स के लिए। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको ये पता हो कि भाई कौन कौन से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक्सक्लूडेड हैं। तो जितने भी एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो नए हो पुराने हो, सबके सब एक्सक्लूडेड हैं। फॉसिल फ्यूल्स का प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो जो भी इन्वॉल्व है वो सब इसमें एक्सक्लूडेड हैं। न्यूक्लियर पावर जनरेशन, डायरेक्ट वेस्ट इंसिनरेशन, अल्कोहल, वेपन, टोबैको, गेमिंग, पाम ऑयल इंडस्ट्री, ये सब यहाँ से एक्सक्लूडेड हैं। ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी जो कि बायोमास का यूज़ करती हैं, जो कि ओरिजिनेट होता है प्रोटेक्टेड एरिया से, वो भी इसमें नहीं आएंगी। लैंडफिल प्रोजेक्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। हाइड्रो पावर प्लांट जो कि 25 मेगावाट से ज़्यादा कैपेसिटी के हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं। अब दूसरे बॉन्ड्स जो कि अभी न्यूज़ में हैं और जो कि इशू किए जाते हैं इंडिया में, तो है फिक्स रेट बॉन्ड, जो कि जिसमें इंटरेस्ट जो है पूरी साल फिक्स रहता है। मतलब जितना भी टेन्योर है बॉन्ड का उतने टाइम तक आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स जो हैं जहाँ पर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होता रहता है, करेंसी मार्केट के जितना भी मार्केट में जितना रेट चल रहा होता है उसी से फ्लक्चुएट होता है यहाँ का इंटरेस्ट रेट। जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर रेगुलर इंटरेस्ट नहीं मिलता है इन्वेस्टर्स को, यहाँ पर सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस किया जाता है। इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो भी आपका पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, वो कैसे होता है, वो एडजस्टेड होता है इन्फ्लेशन से। ब्लू बॉन्ड्स होते हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि ब्लू इकोनॉमी को, जो आपके ओशन है, ओशन लाइफ को, ओशन रिसोर्सेज को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में मसाला बॉन्ड्स कौन से होते हैं? ये ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि इंडियन एंटिटीज़ जिनसे जो है मनी को रेज कर सकती हैं, कहीं विदेश से रुपए के टर्म में पैसे को रेज किया जा सकता है। दूसरे और हम टॉपिक की बात करें तो है इंस्टीट्यूशंस एंड सिस्टम्स इन द फाइनेंशियल सेक्टर। ठीक है, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन और सिस्टम जो फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी न्यूज़ में है, पहला है सेबी। हमने बहुत सारी बात सुनी ना कि सेबी ने ये गाइडलाइन इशू की है, वो गाइडलाइन इशू की है, ये नॉर्म बनाए हैं, वो रूल रेगुलेशंस बनाए हैं। तो आखिर सेबी क्या है? तो सेबी 1988 में बनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रिजोल्यूशन से। ये जो है कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। ये स्टैट्यूटरी बॉडी बनी 1992 में। कैसे? सेबी एक्ट 1992 से। 2015 में कमोडिटी मार्केट रेगुलेशन भी इसको दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर फॉरवर्ड मार्केट कमीशन को सेबी से मिला दिया गया था। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेस्टर्स जो हैं उसके इंटरेस्ट को बचाया जा सके सिक्योरिटीज़ में, सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप किया जाए, उसको रेगुलेट भी किया जाए। ये काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। तीन मेन पावर है इसकी, क्वासी जुडिशियल, क्वासी एग्जीक्यूटिव, क्वासी लेजिस्लेटिव, जो कि प्रोटेक्ट करेंगे, डेवलप करेंगे और रेगुलेट करेंगे फंक्शंस को। नेक्स्ट है इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर इसको बनाया है। ये अथॉरिटी, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड को एडमिनिस्टर करेगी, रिफंड करेगी शेयर, अनक्लेम डिविडेंड, मैच्योर डिपॉजिट्स का, और अवेयरनेस जो है इन्वेस्टर्स के अमंग इनको क्या करना है, अवेयरनेस जो है उसको प्रमोट करना है। फिर है स्कोर्स क्या है? तो सेबी जो है, सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम, इसको हमने स्कोर्स बोला है। ये वेब बेस्ड सेंट्रलाइज ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम है जो कि सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड जितने भी ग्रीवांसेस है उसको रिड्रेस करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये 2011 में ऑपरेशनल हुआ था और 2018 से मैंडेटरी हो गया है कि यहाँ पर कंप्लेंट लॉज यहीं पर होगी। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, ये पहला इंडिया का इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है जो कि लॉन्च हुआ है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में, जो कि गुजरात में गिफ्ट सिटी में गांधीनगर में है। पर्पस है कि स्टैंडर्ड गोल्ड प्राइसिंग हो सके कंट्री में, और स्मॉल बुलियन डीलर्स और ज्वेलर्स जो हैं प्रीशियस मेटल में, उनको लिए ये जो है इजी हो सके। ठीक है, गोल्ड का जो भी डीलिंग है वो। सेंट्रल डिपॉजिटरीज सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, ये जो है गवर्नमेंट रजिस्ट्री शेयर डिपॉजिटरी है जिसको 1999 में फाउंड किया गया है। ठीक है, और जो इसके स्टेट ओन्ड काउंटर पार्ट्स हैं NSDL उसके साथ में। ठीक है, अब ये प्रमोट किया जाता है BSE के द्वारा, और उसको लीडिंग बैंक्स जो हैं वो जॉइंटली इसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा।
ये हेल्प करता है कंज्यूमर्स को, ये डीमेटलाइज फॉर्म में अपने स्टोर कर सकता है शेयर्स को। ठीक है, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के तरीके से अगर हम देखें तो ये क्रूशियल है कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ट्रेडिंग, सेटलमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए। स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, डिपॉजिटरीज इसमें इंक्लूडेड हैं। उसके बाद में फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ये जो है जॉइंटली ओन्ड है FIMMDA, FEDAI और IBA के द्वारा 2014 में इसको बनाया गया था। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तरीके से बनाया गया था। कंपनीज एक्ट 2013 में डेवलप करता है बेंचमार्क्स को, जो कि मनी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन एक्सचेंज जो है उससे रिलेटेड होते हैं। मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट जो है, जो मीवोर हम इसको बोलते हैं, मीवोर बोलते हैं, ये सब यहाँ पर ही डिसाइडेड होते हैं। ये की ड्राइवर है प्राइस इंटीग्रिटी का, जो भी ये फाइनेंशियल मार्केट है उसकी प्राइस इंटीग्रिटी के लिए ज़रूरी है ये। ठीक है, ओके, मूविंग टूवर्ड्स आर नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ कमीशन। 1983 में ये बना है। इसका हेडक्वार्टर मैड्रिड स्पेन में है। ये एक इंटरनेशनल बॉडी है जो कि दुनिया के अलग अलग जो सिक्योरिटी रेगुलेटर्स हैं उनको एक साथ लेकर आती है, सिक्योरिटी सेक्टर को और ज़्यादा ग्लोबल स्टैंडर्ड उसके लिए सेट करने के लिए। G20 के साथ में ये काम करती है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ में ये काम करती है ग्लोबल रेगुलेटरी रिफॉर्म एजेंडा के लिए बनाने में। मेंबरशिप इंडिया की बात करें तो सेबी इसके ऑर्डिनरी मेंबर है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एसोसिएट मेंबर है। BSE, NSE, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया इसके एफिलिएटेड मेंबर्स हैं। उसके बाद में बात करें कि फाइनेंशियल सेक्टर में कोई और कंसेप्ट है, तो हाँ बहुत सारे कंसेप्ट न्यूज़ में हैं, चलो देखते हैं। पहला है नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड मार्केट। ये एक फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर दो पार्टीज़ जो हैं वो एग्री करती हैं कि फ्यूचर में किसी डेट पर वो अपनी एक्सचेंज करेंसीज़ को स्पॉट रेट पर जो है करेंसीज़ को एक्सचेंज करेंगी। इसके अंडर होता ये है कि जो फ्रेमवर्क है वो फिक्स्ड है किसी भी एग्रीड अमाउंट के लिए, किसी स्पेसिफाइड ड्यू डेट के लिए। ठीक है, मैच्योरिटी पर जो फॉरवर्ड रेट है उसको कंपेयर किया जाता है रेफरेंस रेट पर उस दिन के। जो डिफरेंस होता है प्री एग्रीड फॉरवर्ड रेट और फिक्सिंग रेट पर, उसको कन्वर्टिबल एजेंसीज करेंसीज से उसको हम सेटल करते हैं। पैसिव फंड्स क्या हैं? तो पैसिव फंड्स जो हैं वो इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पर क्या होता है, रेप्लिकेट किया जाता है कि मार्केट इंडेक्स को या फिर स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट को। ठीक है, एक्टिव फंड के तरीके से ये नहीं होते हैं। यहाँ पर फंड मैनेजर जो है वो डिसाइड नहीं करता है कि जो कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं वो फंड में लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में हाइब्रिड सिक्योरिटी, सेबी ने 20 मेंबर की कमेटी बनाई है KV कामत के अंडर हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ पर, जिससे कि वो रिकमेंडेशन दे सकें कि जो हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ है इसको डेवलप करने के लिए, इसके रेगुलेट करने के लिए प्राइमरी सेक्रेटरी मार्केट में इसको क्या क्या से करना चाहिए। इसके लिए एक कमेटी बनाई गई जिसमें 20 लोग हैं। ये बूस्ट करेंगे हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ की ग्रोथ को, इसके इशुएंस जो है उसको ईजी बनाएंगे और अट्रैक्ट करेंगे डोमेस्टिक और ग्लोबल कैपिटल को। हाइब्रिड सिक्योरिटीज़ क्या होती है? ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के कंबाइन किया जाता है, उनके फीचर्स कंबाइन होते हैं। फिर अब पॉइजन पिल स्ट्रेटजी, ये क्या है? इसको हम शेयर होल्डर्स राइट प्लान कहते हैं। ये स्ट्रेटजी अलाउ करती है जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ये एडिशनल शेयर्स को कंपनी में डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, इसको परचेज कर सकते हैं। ये जो है क्या करती है, आपका जो बॉइंड कॉस्टली फॉर द अदर पार्टी, ठीक है, बाय आउट जो है उसको दूसरी पार्टी के लिए बहुत कॉस्टली बना देती है। फिर एंकर इन्वेस्टर्स, ये कौन होते हैं? इनको हम कॉर्नर स्टोर इन्वेस्टर्स भी बोलते हैं। ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटीज़ में शेयर्स को खरीदते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स हो गए, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो गए, बैंक्स हो गए, प्रोविडेंट फंड हो गए, एक्सेट्रा। यहाँ पर जो है ये अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स को गारंटी देते हैं कंपनी के IPO से आगे काम करते हैं। 60% जो ये इन्वेस्टर्स हैं ये पूल करते हैं कंपनीज टू हेल्प कंपनीज इन ब्रिंगिंग अदर इन्वेस्टर्स। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होते हैं? कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो सिमिलर है म्यूचुअल फंड से। यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी का। ये रेगुलेट होती है सेबी के द्वारा। उसके बाद फॉरवर्ड प्रीमियम क्या है? तो ये जो प्रीमियम है ये रिप्रेजेंट करती है इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इंडिया और US के बॉन्ड्स में। ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर फॉरवर्ड या एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस जो है करेंसी का वो स्पॉट प्राइस से ज़्यादा हो जाता है और ये इंडिकेटर है ट्रेडिंग का फॉरेक्स मार्केट में।
नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग। तो अभी हुआ क्या है कि सेबी ने कैटेगराइज किया है फ्रंट रनिंग को कि ये क्या है, एक मार्केट मैनिपुलेशन है और इनसाइडर ट्रेडिंग है। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है ये समझो। अब जैसे कि कंपनी के सीईओ है, एमडी है, ठीक है, तो उनके पास में इंफॉर्मेशन होती है, डायरेक्टर्स हैं, उनके पास में इंफॉर्मेशन होती है भाई कंपनी में कब जो है आपका कंपनी के हालात कैसे हैं और कंपनी का शेयर का प्राइस कब बढ़ेगा, कब कम हो सकता है, कब बढ़ सकता है, ये सब उनको पहले से पता होता है। तो वो उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके जो है वो डीलिंग करते हैं, वो शेयर्स को खरीद लेते हैं और जब उनको लगता है अब प्राइस जो है वो बढ़ने वाले तो उसको बेच देते हैं, राइट। ये इन्फॉर्मेशन सबके जनरल पब्लिक के पास में नहीं होती, कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपकी कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं उनके पास में ही होती है, वो उस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ट्रेडिंग ना कर सके, इसके लिए इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन किया है सेबी ने। फ्रंट रनिंग क्या होता है, ये एक ऐसी मार्केट मेल प्रैक्टिस है जहाँ पर एक डीलर, ट्रेडर या फिर फंड मैनेजर जो है, जिसको पता होता है कि अभी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा परचेज ऑर्डर जो है, बहुत ही बड़ा परचेस ऑर्डर आ सकता है, तो उसी शेयर को एडवांस में खरीद लेता है बल्क में, और ये इलीगल है इंडिया में। कॉमर्शियल पेपर की बात करें तो ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि कंपनीज इसको इशू करती हैं जिससे कि उनको फंड मिल सके 1 साल से कम के लिए। अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और ये ऑफर होता है डिस्काउंट रेट पर। नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेटरी नोट्स। पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटरी नोट्स जो हैं ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको इशू करते हैं एक रजिस्टर्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एक ओवरसी इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि हमारी इंडिया के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना चाह रहा है लेकिन सेबी के साथ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराना चाह रहा है, तो वो पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए इन्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और वेंचर कैपिटल फंड्स, जो फंड्स होते हैं ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं, कोई भी फंड या फिर इनकॉर्पोरेटेड जो कि इस्टेब्लिश है फिर इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है किसी प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल से, जो कि फंड्स को सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स से कलेक्ट करता है, चाहे वो इंडियंस हो चाहे फॉरेनर्स हो, जिससे कि आपके इस तरीके से उसको इन्वेस्टमेंट करना है जिससे कि बेनिफिट हो सके इन्वेस्टर्स के लिए, ठीक है। अब जो वीसीएफ है ये एक तरीके का ही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है जो कि ऐसे इन्वेस्टर्स में ऐसी जगह पर इन्वेस्ट किया जाता है जहाँ पर हाई रिस्क होती है, और स्टार्टअप हो गया, कोई एमएसएमई हो गई, जहाँ पर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व है तो वहाँ पर वेंचर कैपिटल फंड्स को इन्वॉल्व किया जाता है। फिर इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, ये क्या है? तो ये एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है जिसका एम है कि स्पेसिफिक बेनिफिशियल सोशल या इन्वायरमेंटल इफेक्ट होना चाहिए तब इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, मतलब ऐसी जगह पर पैसा लगाया जाएगा, ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाया जाएगा जिस प्रोजेक्ट की जो थोड़ा बेनिफिट है वो सोसाइटी पर भी दिखे। नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है वो है इंश्योरेंस सेक्टर। अब इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड हमारी इंडिया में इस साल के 365 दिनों में भाई बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, बहुत सारी न्यूज़ रही होंगी, तो उनको अब हम कवर करेंगे। चलो, तो न्यू इंश्योरेंस रूल्स की अगर हम बात करें, किसकी बात करेंगे? न्यू इंश्योरेंस रूल्स की। तो ये जो न्यू इंश्योरेंस रूल्स हैं ये न्यूज़ में क्यों हैं? तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए जो आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसने नए रूल्स जो हैं वो लेकर आया है, ठीक है। इस जो इरडाई है, ठीक है, जो ये बॉडी है जो ये नए रूल्स लेकर आया है, ये क्या है? तो ये इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, 2001 में ये बनी थी, पहले इसका दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर था। ये क्या है? एक ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी है जो कि इस्टेब्लिश हुई 1999 में, 2001 तक इसका हेडक्वार्टर दिल्ली रहा था, ये कहा गया है, ठीक है। और ये इसको कौन से एक्ट के अंडर बनाया? तो इरडाई एक्ट के अंडर बनाया है। इसका एम है कि पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को इसे बचाना है। अब है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, इंश्योरेंस डेंसिटी, दो चीज़ें हमें दिख रही हैं। पेनिट्रेशन का मतलब है कि टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारी टोटल जीडीपी है उसमें इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना रेशियो है, ये होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन। इंश्योरेंस डेंसिटी की बात करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है पॉपुलेशन को देखकर, ठीक है। यहाँ पर क्या बात हो रही है? प्रीमियम किससे रेशियो देख रहे हैं? पॉपुलेशन से। समझ में आया? इसमें क्या कह रहे हैं? प्रीमियम पॉपुलेशन, इसमें बात हो रही है जीडीपी और इंश्योरेंस प्रीमियम। समझ में आया? हाँ जी आया। ओके, नए रूल्स अभी लेकर आई है इरडाई, तो आखिर नए रूल्स कौन कौन से इसको देखते हैं। तो एक कॉर्पोरेट एजेंट जो है वो नो इंश्योरेंस
और इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म्स के साथ में टाई अप कर सकता है। देखो, एक कॉर्पोरेट एजेंट जो है वो 9 इंश्योरर्स के साथ में टाई अप कर सकता है, और एक इंश्योरेंस मार्केटिंग फर्म है वो 6 इंश्योरर्स के साथ में टाई अप कर सकती है, नए रूल्स ने कहा है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक्सपेरिमेंटेशन पीरियड जो था अब 6 मंथ से उसको बढ़ाकर 36 मंथ कर दिया गया है। एयरटाई की पहले अप्रूवल लेनी ज़रूरी है अदर्स फ्रॉम कैपिटल को रेज करने के लिए। तो ये जो है यहाँ पर लाई गई है कि आपको अदर फॉर्म ऑफ कैपिटल को रेज करना है तो आपको एयरटाई की पहले अप्रूवल लेनी होगी। एक्सपीरियंस ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट जो आपका अपॉइंटेड एक्चुअरी के लिए फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। जो अपॉइंटेड एक्चुअरी है उसके लिए आपको जो भी एक्सपीरियंस चाहिए, जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको अभी और फ्लेक्सिबल बनाया गया है। पीरियड फॉर कंसिडरिंग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट प्रीमियम ड्यूज़ फॉर कैलकुलेशन सॉल्वेंसी पोजीशन वो बढ़ा दी गई है 180 से 365 दिन। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रोसेस जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को सेट करने की वो भी सिंपल करी गई है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स की बात करें तो इसका मतलब है कि लाइव टेस्टिंग हो नए सर्विसेज की कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, उसको हम बोलते हैं रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। अब जो हम अभी जिस बॉडी की हमने बात की है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्या है ये इसको जानते हैं। 1999 में ये बनी है, इस एक्ट के अंडर बनी है। रिकमेंडेशन दिया था इसको मल्होत्रा कमेटी ने। भाई सिद्धार्थ मल्होत्रा बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में चल रहे हैं, ट्रेंडिंग लिस्ट पर रह रहे हैं, राइट। न्यूज़ तो आपको पता ही है, भाई शादी करी है, राइट, और हम सबको ये जोड़ी बहुत पसंद आ रही है। तो ये सिद्धार्थ मल्होत्रा वाली कमेटी नहीं है, लेकिन हाँ आप याद रख सकते हैं भाई, ठीक है, मल्होत्रा कमेटी, ठीक है। क्यों बनाई गई थी? रेगुलेट, प्रोमोट, इंश्योर ऑर्डरली ग्रोथ हो सके इंश्योरेंस बिजनेस की इंडिया में। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है। ये जो है फेयर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहता है पॉलिसी होल्डर्स के लिए। स्पीडी और ऑर्डरली ग्रोथ होनी चाहिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री की। जो भी क्लेम्स है उनका जल्दी से जल्दी सेटलमेंट हो सके। ग्रीवांस रिड्रेसल मशीनरी इफेक्टिव हो, ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए और ऑर्डरली कंडक्ट हो फाइनेंशियल मार्केट्स का। ये फंक्शन करती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो 10 मेंबर्स इसके होते हैं, एक चेयरमैन भी होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं पेंशन सेक्टर की। तो पेंशन सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज़ है? तो हाँ है न्यूज़, भाई न्यूज़ की कमी थोड़े है हमारे पास, न्यूज़ बहुत सारी हैं। पेंशन सिस्टम क्या है? अभी हुआ क्या है, ये न्यूज़ में इसलिए आ गई है क्योंकि एक डिबेट छिड़ गई है। ओल्ड पेंशन सिस्टम और नए पेंशन स्कीम के बीच में क्या हुआ है, एक डिबेट छिड़ गई है। अच्छा जी, इंडिया की पेंशन सिस्टम की अगर हम बात करें, इंडियन पेंशन स्कीम जो है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये तो हम सबको ही पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है और टूटी फूटी हुई फ्रैगमेंटेड है। पब्लिक पेंशन जैसे कि हो गई आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम हो गई, सिविल सर्वेंट्स के लिए नई पेंशन स्कीम हो गई जो कि रिप्लेस करती है ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 के बाद में नए एंट्रेंट्स के लिए। आर्मी फोर्स जो है पर्सनल हैं वो अभी उन पे नई जो स्कीम है वो नहीं लगेगी, उनको अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम के अंडर ही कवर किया जा रहा है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो है एम्प्लॉयज़ के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलती है, किसके अंडर मिलती है? एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर मिलती है। अब देखते हैं कि जो सिस्टम है इनके सिस्टम के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। तो नए पेंशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो इसको डिफाइन किया गया है। ये क्या है? यहाँ पर कंट्रीब्यूशन होगा एम्प्लॉयज़ के द्वारा भी, जितना भी वो काम कर रहे हैं, जितना टेन्योर रहा, जिस बीच उन्होंने काम किया है उस बीच वो अपनी पेंशन के लिए भी कंट्रीब्यूट करेंगे। ओल्ड पेंशन में ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सरकार इनको पैसा देती थी, जितनी भी इनकी लास्ट ड्रॉइंग सैलरी होती थी उसका हाफ पैसा इनको फ्री में मिल जाता था। एलिजिबिलिटी की बात करें, जितने भी सिटीजन जो हैं 18 से 65 साल के वो नई पेंशन स्कीम के अंडर कवर होते हैं। और ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करें तो सिर्फ सरकारी जॉब वाले जो होते थे वही कवर होते थे, ठीक है। रिस्क यहाँ पर क्या है? तो जो आपका न्यू पेंशन स्कीम है इसमें रिस्क भी है, लेकिन ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई रिस्क नहीं थी। टैक्स बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पर टैक्स डिडक्टिबल है, ठीक है, यहाँ पर टैक्स बेनिफिट प्रोवाइडेड हैं नई स्कीम में। पुरानी स्कीम में कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलते थे। पेंशन अमाउंट जो रिटायरमेंट में मिलेगा तो 60% जो रहेगा वो टैक्स फ्री रहेगा, बाकी बचा हुआ रहेगा उस पर टैक्स लगेगा न्यू पेंशन सिस्टम में। पुराने की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका जितना भी पैसा मिल रहा है लास्ट ड्रॉइंग सैलरी उसकी 50% मिलेगा बस।
गवर्नमेंट पेंशन स्कीम जैसे अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ये सब पेंशन स्कीम्स लॉन्च हुई हैं। और ये काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करती है क्योंकि इतनी सारी स्कीम्स, इतने सारे सिस्टम्स बने हुए हैं। पेंशन प्लान्स भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी है, जैसे कि LIC का सरल पेंशन योजना है। एनुटीज़ क्या होता है, तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि इंटरेस्ट अर्न करते हैं और गारंटीड इनकम देते हैं एक डिटरमाइंड अमाउंट ऑफ टाइम के बीच में। ठीक है, अब ये जो है नया सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किया गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है भाई, तो 2004 के पर ये इंट्रोड्यूस हुआ है, एक रिपोर्ट के बेसिस पर इंट्रोड्यूस हुआ है। रिपोर्ट दी है ओसेस ने। ये क्या है, एक ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है। ऐसा क्यों किया गया, नया सिस्टम क्यों लाने की ज़रूरत पड़ गई भाई, इसलिए लाने की ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि पेंशन लायबिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है। पहले लोग जो होते थे ना वो 50-50 साल में मर जाते थे, मतलब उनकी जो, क्योंकि हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा नहीं था तो उनकी लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी। अब क्या है कि अब लोग जो हैं क्रिटिकल कंडीशन में पड़े हैं लेकिन वो अभी ज़िंदा हैं, सांस ले रहे हैं, तो पेंशन लिए जा रहे हैं, पेंशन लिए जा रहे हैं। अभी पता ही नहीं चल रहा कितने लोग जो हैं वो मर ही नहीं रहे, उनको पेंशन चाहिए। ऐसा मतलब बोलने में बहुत हार्श लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको डिडक्ट करें, इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करें तो लोगों की लाइफ बढ़ गई है। ठीक है, बूढ़े लोग जो हैं वो काफ़ी लंबे टाइम तक उनका बुढ़ापा बढ़ गया है, इस वजह से उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो ज़्यादा टाइम तक वो पेंशन ले रहे हैं। अब ज़्यादा टाइम तक कोई पर्सन पेंशन ले रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है उसकी लायबिलिटी बढ़ती ही चली जा रही, कम नहीं हो रही है। इसीलिए उनको चाहिए कि उनको ये सिस्टम चेंज ही करना पड़ गया। फिर OPS वो बहुत ही अनसस्टेनेबल है क्योंकि लायबिलिटीज़ बढ़ती ही जा रही, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है। बस वही बात हो गई, राइट। उसके बाद में हम बात करते हैं पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की। ये 2003 में इस्टेब्लिश की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिजोल्यूशन से। रिकमेंडेशन थी OCS रिपोर्ट ने इसको रिकमेंड किया था। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंडर ये बनी हुई है। ये क्या करती है, रेगुलेट करती है पेंशन्स के ऑर्गेनाइज सिस्टम को। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है और जो आपको इसको रेगुलेट कौन करता है, नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर चेयरपर्सन होते हैं, 10 लोगों से ज़्यादा नहीं होते हैं। अपॉइंट इनको कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बस इसी के साथ में हमारा जो पेंशन सिस्टम तक का जो भी टॉपिक थे वो हमने कवर किए हैं। पार्ट 4 कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्ट भी आया होगा, नींद नहीं आई होगी भाई। ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इकोनॉमी में बच्चों को नींद आती है क्योंकि बहुत बोरिंग लगता है। आई होप आपको नींद नहीं आई होगी। अगर आपको नींद नहीं आई, आपको सब कुछ समझ में आया है, तो भाई आपको क्या करना है, आपको पता है ना, वीडियो को लाइक करना है, जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई, जल्दी से इसको हिट बना दो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, नया जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके लिए आप वेट ना करें। ठीक है, जैसे पार्ट आए आपके पास नोटिफिकेशन है, उसको देखकर आप खुद को और स्मार्ट बना पाएँ। ठीक है, तो आप मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन कीप योर नॉलेज हंटिंग ऑन।